जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के। जो मैट्रिक बोर्ड 2024 इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नैन्सी स्टडी सेंटर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को अब सीधे चलता हूं टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है धातु और अधातु। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम एक वीडियो थोड़ा सा बना लिए थे। यहां से हमको पढ़ना है कि अधातुओं में कहते हैं हम लोग को कि बताइए अधातुओं में पाए जाने वाले रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करना है कि अधातु में पाए जाने वाले रासायनिक गुण को लिखें। तो कहता है अधातु में पाए जाने वाले अनेकों रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। पहला, ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि अधातु के ऑक्साइड जो होता है, अधातु के ऑक्साइड वो कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। ये कह रहे हैं यहां ऑक्सीजन, ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। मान लिया जैसे सोना कि एस कोई अधातु है और ऑक्सीजन के साथ मिला तो बनाया SO2। तो कैसी ऑक्साइड है? तो यह अम्लीय ऑक्साइड। कैसे समझें? क्योंकि यह धातु है, यह ऑक्सीजन है, तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय कहलाते हैं। इस प्रकार से है। एक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है। जैसे मान लिया जाए कि हम क्या ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कोई अधातु है जेकरा नाम है P, फास्फोरस। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, तो अगर हम Cl3 लिख दिए तो यहां हो जाता है PCl3, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड हो जाता है। क्लोराइड बनाती है। ये जल एवं अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु कुछ अधातु ऑक्सीजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सी एसिड बनाती है। जैसे सल्फर अधातु नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2SO4 एवं NO2 का निर्माण करते हैं। कह रहे क्या कि जब हम ऑक्सीजन यानी सल्फर अधातु जो है, इस सल्फर नाइट्रिक अम्ल से, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3 से जब अभिक्रिया करती है तो रिएक्शन करके H2SO4 बनाती है। मान लिया यहाँ H2SO4 बनाया और उसके साथ NO2 गैस बाहर निकालती है। NO2 गैस बाहर निकालती है। यहाँ अगर 2 से अभिक्रिया 2 लगा देते हैं तो H2SO4 हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं तो इस रिएक्शन हुआ। तो अगला कह रहा है यह हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड का निर्माण करती है। फिर कह रहा है जबकि कुछ धातुओं में ऑक्सीकारक का गुण भी पाया जाता है। इस प्रकार से हमको अधातु के रासायनिक गुण थी जो एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छी से याद करेंगे, समझेंगे। अब कहता है धातु और धातु के भौतिक गुणों के आधार पर विभेद स्पष्ट करिए, अंतर बताइए। देखिए किस प्रकार से अंतर हम लोग बताएंगे। कहती है यहां समझिएगा कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। जैसे धातु और अधातु लिख देते हैं हम। इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसमें समझेंगे। कहते हैं इसमें चमक पाई जाती है। धातु में क्या पाई जाती है? चमक। लेकिन इसमें चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। ये ठोस होते हैं, बोलता है कि धातु ठोस होती है, और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में होते हैं। कौन? अधातु। धातु विद्युत धनात्मक होती है
ये विद्युत ऋणात्मक होती है। कहता है इसका द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं धातु के, लेकिन अधातु के द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं। अगला कहता है घात वर्धनीयता, तन्यता एवं धात्विक ध्वनि पाई जाती है। कहता है इसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता एवं धात्विक ध्वनि पाई जाती है। किसमें? धातु में। लेकिन कहता है इसमें आघात वर्धनीयता, तन्यता एवं धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है। किसमें? अधातु में। ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक, ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, या सुचालक नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम क्या करें, भौतिक गुण में अंतर लिख दिए। आराम से लिख सकते हैं, याद हो सकती है, आराम से हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। आगे धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। कहता है धातु, इसके परमाणु धनायन होते हैं, इसके परमाणु ऋणायन होते हैं। किसके? धातु के परमाणु धनायन होते हैं, ध माने धनायन, ध माने धातु। और अधातु के परमाणु कैसा? ऋणायन होते हैं। इसके ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। हम पढ़े थे कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये समान तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। माने धातु जो है तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। ये हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करते हैं, अपवाद में लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम को छोड़कर। ये हाइड्रोजन के साथ संयोग हाइड्राइड बनाते हैं। कहता ये अवकारक होते हैं और ये ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में हाइड्रोजन एगो है जो कौन है? अवकारक है। चलिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अंतर आसानी से लिख सकते हैं, एग्जाम में जो पूछेगा। आगे मेरा प्रश्न है कि आयन क्या है, तो कहता है वैसा परमाणु जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश पाया जाता है उस परमाणु को आयन कहते हैं। कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाविष्ट होता है, जबकि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणाविष्ट होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनाविष्ट हो सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणाविष्ट हो सकता है। जिस परमाणु पर धनावेश रहता है उसे धनायन कहते हैं, और जिस परमाणु पर ऋणावेश रहता है उसे क्या कहते हैं? ऋणायन कहते हैं। बच्चों अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से एग्जाम में बनाएंगे, लिखेंगे, सुटेबल आंसर को लिख पाएंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि धनायन में पाए जाने वाले विशेषता को लिखें कि धनायन में कौन कौन सी विशेषता होती है। चलिए देखिए, कहता है धनायन में पाए जाने वाले प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, इसमें मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धनायन में मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए एगो सोडियम है और एगो Na प्लस है, सोडियम प्लस है, ठीक है। तो इसमें बाबू एकरा पे प्लस है, तो एकरा में 2 8 1 है, 1 होगा, लेकिन एकरा में 2 और 8 हो। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो बताइए यहाँ 11 गो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो बताइए मूल परमाणु सोडियम पहले 11 था, अब क्या हो गया? त्याग दिया था तो 10। तो मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन कम है कि ना है धनायन में। चलिए कह रहा है इसमें मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन कम होती है, इस पर धन आवेश रहता है। देखिए धन आवेश है कि नहीं है। फिर कह रहा है इसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है, इसकी परमाणु संख्या कभी बदलती नहीं है। ये सोडियम की परमाणु संख्या 11 है तो परमाणु संख्या 11 होगा, यानी कि उसका त्याग दिया तो 12 हो जाएगा चाहे 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। मूल परमाणु के आकार से क्या हो जाता है? इसका आकार छोटा। क्यों? क्योंकि कोष कम जाता है, 3 कोष में, यहाँ 2 कोष में हो जाता है। इसी प्रकार से आगे कहता है ये धात्विक परमाणु से बने होते हैं, यानी धातु से मिलकर के ही बना रहता है धनायन। ऋणायन की विशेषता को लिखे तो ऋणायन में पाए जाने वाली प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। जैसे इसमें मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मूल परमाणु से अधिक। जैसे मान लिया क्लोरीन है, ठीक है, और Cl माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 7, यहाँ होगा 2 8 8। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो बताइए यहाँ 17 गो, यहाँ क्या हो गया? 18 गो। तो बताइए एक अधिक है कि ना है? तो ऋण आवेश आने से इलेक्ट्रॉन एगो बढ़ जाती है, धन आवेश आने से इलेक्ट्रॉन एगो कम जाती है। कहता है इसकी भी परमाणु संख्या परिवर्तित रहती है, इसमें भी कोई परमाणु संख्या में चेंज नहीं होता है। इसका आकार मूल परमाणु के आकार से बड़ा होता है। इसमें यह अपने मूल परमाणु के गुणों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। चलिए आगे हम लोग को है क्या है कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर लिखें। देखिए क्या है, बोलता है सोडियम परमाणु सोडियम आयन प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। यह विद्युत उदासीन होता है,
परमाणु के रूप में रहता था, लेकिन जब आयन के रूप में तय धनावेशित होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान 11-11 दोनों होती है, लेकिन जब त्याग देती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या E बराबर P। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होती है। इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। ये वायु और जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, वायु और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इस प्रकार से अंतर लिखना है, लिख देते हैं हम। उसी प्रकार से एक बार अंतर पूछता है क्लोरीन और क्लोरीन आयन में, देखिए क्या है। तो कहता है कि क्लोरीन और क्लोरीन आयन में अंतर क्या है, तो इसके लिए हम लोग चलेंगे, देखिए क्या है क्लोरीन और क्लोरीन आयन में अंतर। कहता है कि क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में, तो कहता है विद्युत उदासीन होते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है, एक बढ़ जाती है। ये अस्थायी एवं क्रियाशील होते हैं, ये अस्थायी एवं अक्रियाशील होते हैं। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न होता है कि खनिज किसे कहते हैं, तो कहता है वैसा धातु युक्त ठोस पदार्थ जो प्रकृति में धरती के अंदर पाए जाते हैं, उस ठोस पदार्थ को खनिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खनिज। जो धरती के अंदर पाया जाता है ठोस के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, खनिज कहते हैं। ये ठोस पदार्थ में तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, तो धातु की प्राप्ति खनिज से ही की जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम धातु है। सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फेट Fe2S3, इस प्रकार से। चलिए आगे है, अयस्क पूछता है, तो बोलता है वैसा खनिज जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उससे हम क्या कहते, उस खनिज को हम अयस्क कहते हैं। उस खनिज को क्या कहते हैं, अयस्क। सभी, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। जैसे बॉक्साइट Al2O3 24 इंटू 2H2O, सॉलिड सॉइल माने मिट्टी Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O है। इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से हमको अयस्क का डिफिनेशन पूछता है। आगे है अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, तो कहता है अयस्क को उनके गुणों के आधार पर अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो कहता है अयस्क को उनके प्रमुख गुणों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया: ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, हैलाइड अयस्क, फॉस्फेट अयस्क। हम बारी बारी से प्रत्येक अयस्क के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहला है ऑक्साइड अयस्क। कहते हैं वैसा अयस्क जो ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, उसे ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड अयस्क। कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, टीन है, ETC, ये सब कैसा है, ऑक्साइड। इस सब में कॉपर पाया जाता है। जिंक ऑक्साइड, तो ZnO, तेकरा में ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, इस प्रकार से हमको पूछ रहा है। सल्फाइड अयस्क, कहता है वैसा अयस्क जो खनिज सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, उसे सल्फाइड अयस्क कहा जाता है। जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, मरकरी, लेड, सीसा, ये सब जो है सल्फाइड के रूप में पाई जाती है, उसे हम सल्फाइड, यानी इस सब में जैसे हम सिल्वर, जैसे सल्फाइड अयस्क हुआ, सल्फाइड अयस्क मान लिया कि ZnS, जिंक में सल्फर लगा हुआ कि ना, इसकी बोला जाता है सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क, वैसा अयस्क जो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, उसे कार्बोनेट अयस्क कहते हैं। सोडियम, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब में कार्बोनेट लगा दीजिएगा तो कार्बोनेट अयस्क हो जाती है। हैलाइड अयस्क, ऐसा अयस्क जो हैलाइड के रूप में पाया जाता है, उसे हैलाइड अयस्क कहते हैं। जैसे कैल्शियम, सिल्वर, इस सब में हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया, हाइलाइड अयस्क हो जाएगा। फॉस्फेट अयस्क, बोलता है वैसा अयस्क जो फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, उसे फॉस्फेट अयस्क कहते हैं। फास्फोरस जोड़ देनी है। आगे कहता है भारत में पाए जाने वाले खनिज के नाम, उसमें उपस्थित धातु एवं उसकी प्राप्ति के स्थान को बतावे। तो देखिए क्या है इसे, कहता है बॉक्साइड, तो इसमें उपस्थित धातु जो होता है इसे एल्युमिनियम होता है। ये कहाँ से, तो उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। जिंक ब्लेड, यह जिंक से, जिस जिंक रहता है इसका राजस्थान से पाया जाता है। जिप्सम, जिप्सम में कैल्शियम रहता है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु में मिलती है। हेमाडाइट,
आयरन का पाया जाता है झारखंड और कर्नाटक में मिलती है। डोलामाइट या मैग्नेटाइट, यह मैग्नीशियम में पाया, मैग्नीशियम का अयस्क है, तमिलनाडु में से मिलता है। बोरेक्स, यह सोडियम धातु रहती है, यह कश्मीर या लद्दाख, कश्मीर में, लद्दाख में मिलती है। चलिए आगे हमको 2 नंबर में कि धातु कर्म किसे कहते हैं। कहता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण या शोधन किया जाता है, उस प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इससे धातु की क्या होती है, प्राप्ति होती है। कहता है गैंग क्या है, तो कहता है अयस्क में पाए जाने वाले अवांछनीय अशुद्ध पदार्थ जैसे बालू, कंकड़, मिट्टी इत्यादि को हम क्या कह सकते हैं, गैंग कह सकते हैं। अयस्क का सांद्रण, कहता है अयस्क में मौजूद अशुद्धियां या अपद्रव को हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहा जाता है, सांद्रण कहते हैं। निस्तापन देखिए किसे कहते हैं, कहता है अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म धातु को उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। भर्जन देखिए किसे कहते हैं, बोलता है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर धातु को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म कर धातु को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को हमें क्या कहा जाता है बाबू, तो भर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। अगला है गालक किसे कहते हैं, कहता है निस्तापित या भर्जित अयस्क में कोक को साथ मिश्रित कर उसे गर्म किए गए पदार्थ को गालक कहते हैं। गालक पदार्थ अयस्क से अग्लनीय अपद्रव को दूर करती है, यानी जो शुद्धियां रहता है गालक उसको क्या कर सकती है, दूर कर देती है। धातुमल, वैसा पदार्थ जो द्रवक अयस्क में उपस्थित अद्रवनशील अपद्रवों के साथ मिलकर उसे द्रवनशील पदार्थ में बदल देता है, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, धातु मल कह सकते हैं। इस 2 नंबर में पूछने वाला एग्जाम में प्रश्न है। आगे देखिए क्या है, आगे है प्रगलन किसे कहते हैं, तो कहता है धातु को ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म कर उसे धातु में बदलने की प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अगला है निस्तापन और भर्जन में अंतर लिखें। एक तरफ निस्तापन है और एक तरफ भर्जन है। कहता है यह प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, कौन, निस्तापन। भर्जन, यह प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। यानी निस्तापन जो है वह ऑक्साइड माने जिसमें ऑक्सीजन लगी रहती है या कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट लगी रहती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। सिर्फ भर्जन सल्फाइड अयस्क के लिए की जाती है। इसमें कम ताप की जरूरत होती है, किसको, निस्तापन को। और भर्जन इसमें अधिक ताप की जरूरत होती है, किसमें, भर्जन में। चलिए प्यारे बच्चे आगे हम लोग समझते हैं कि अयस्क के सांद्रण की विधियां को कैसे लिख सकते हैं हम। तो कहता है अयस्क के सांद्रण की विधियां, अयस्क का सांद्रण अनेक भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है जिनका उपयोग कर अयस्क में मौजूद अपद्रव्यों को हटाया जाता है। अयस्क के सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। पहला, हाथ से चुनकर, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, गलित पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और निश्चालन विधि। इस प्रकार से अयस्क के सांद्रण करने की क्या है, विधियां हैं। आगे है कि जास्ता के प्रमुख अयस्क के नाम लिखे तथा इसे जास्ता का निष्कर्षण कैसे होता है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करेंगे, समझते हैं। देखिए का सबसे पहले हम लोग ये 5 नंबर पूछ सकते हैं जास्ता का निष्कर्षण। तो जास्ता के प्रमुख अयस्क के नाम में लिखित है जिंक ब्लेड जिसका फॉर्मूला ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। जास्ता का निष्कर्षण 5 मार्क्स में पूछ सकता है। कहता है जास्ता का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड एवं कैलामाइन अयस्क से किया जाता है। पहला पॉइंट्स यहां से हो गया। अब कहता है जिंक ब्लेड से जास्ता का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो कह रहा है जिंक ब्लेड से जास्ता का निष्कर्षण करने के लिए जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। ऐसा करने से जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, जिंक ऑक्साइड की। इससे पश्चात जिंक ऑक्साइड का भर्जन कराने पर जिंक ऑक्साइड को कोयले के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है
जिससे अशुद्ध जास्ता की प्राप्ति होती है और अशुद्ध जास्ता को वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है। देखिए जिंक जेडेनेस है, ऑक्सीजन के साथ जलाया तो जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो गया, उड़ जाते हैं। फिर वही जिंक ऑक्साइड को कोक कार्बन के साथ जलाया तो जिंक अलगे और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। इस प्रकार से हम तो ये ब्लेड से निष्कर्षण कर सकते हैं या काइलामाइन से भी निष्कर्षण कर सकते हैं, ये दो में से किसी से। तो देखिए काइलामाइन से निष्कर्षण करेंगे तो हम कैसे होगा, तो कहता है इस विधि से जास्ता का निष्कर्षण करने के लिए कैलामान अयस्क को वायु की उपस्थिति में निस्तापित किया जाता है। क्या किया जाता है, निस्तापित किया जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं हमको कि ऐसा करने से जिंक ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात प्राप्त जिंक ऑक्साइड को कोयले के साथ चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो धातु की प्राप्ति की जाती है। जैसे ZnCO3 है, हम इसको गर्म किए तो जिंक ऑक्साइड में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया करते जिंक प्राप्त हो गया, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाती है, उड़ जाती है। हमको बस इतना सा ही को थोड़ा सा लिखना रहता है एग्जाम में। अब जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम लिखे तथा इसके निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के बारे में चलते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा बड़ा होता है। देखिए एल्युमिनियम के कहता है कि इसके प्रमुख अयस्क निम्नलिखित है, बॉक्साइट है, फार्मूला Al2O3 कोरंडम है Al2O3, क्रायोलाइट है Na3AlF6 है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण कहता है एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से किया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इस विधि में एल्युमिनियम का निष्कर्षण करने में सर्वप्रथम सांद्रित बॉक्साइड अयस्क को चूना की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है। ऐसा करने से सोडियम एल्युमिनेट की प्राप्ति होती है। फिर बोल रहा है इसके पश्चात सोडियम एल्युमिनेट को जल में घोला जाता है। इसमें मौजूद अविलेय अपद्रव को छानकर निकाल लिया जाता है और घुलित सोडियम एल्युमिनेट के द्रव में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त किया जाता है। इस अवक्षेप को सुखाकर गर्म करने से शुद्ध एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात एल्युमिनियम ऑक्साइड में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिससे कैथोड पर एल्युमिनियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होने लगती है। इस प्रकार से हम देखिए रिएक्शन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिएक्शन का है। पहला स्टेप में एल्युमिनियम बॉक्साइड जो है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया तो सोडियम एल्युमिनेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में उड़ गया, तो इससे मतलब नहीं। अब इस सोडियम एल्युमिनेट को पुनः जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आया और इधर सोडियम कार्बोनेट बना, तो इससे हमको मतलब नहीं है। फिर यही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को थर्ड स्टेप में हम क्या किए, इसको जब हम गर्म किए तो क्या हुआ कि एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जल में टूट गया, और यही एल्युमिनियम के ऑक्साइड को जब वैद्युत अपघटन करवाया तो एल्युमिनियम कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर प्राप्त हो गया और हमें शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति हो गई। चलिए आगे हम लिख सकते हैं, आगे हम बता सकते हैं कि पारा के प्रमुख अयस्क का नाम एवं इसके निष्कर्षण विधि को लिखें। तो कहता पारा के प्रमुख अयस्क सिनेवार HgS है। इसका निष्कर्षण करने के लिए सिनेवार को चारकोल या लकड़ी का कोयला के साथ गर्म किया जाता है। ऐसा करने से चारकोल से रिएक्शन प्रतिक्रिया कर पारा एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे संघनित कर पारा की प्राप्ति की जाती है। देखिए सिनेवार है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए, Hg प्राप्त हुआ, SO2 गैस के रूप में उड़ गया। यही HgO को हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो Hg प्राप्त हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में उड़ जाती है। सोडियम धातु के निष्कर्षण को लिखे। कहता है सोडियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सोडियम क्लोराइड के घोल से किया जाता है। सोडियम क्लोराइड को सर्वप्रथम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के साथ मिश्रित किया जाता है। ऐसा करने से उसका द्रव्यमान कम हो जाता है और अब यह द्रवित मिश्रण का वैद्युत अपघटन कराया जाता है। ऐसा करने से सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होने लगती है। देखिए NaCl में वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+Cl- कैथोड पर और एनोड पर। देखिए जंग किसे कहते हैं,
कहता है किसी लोहे के टुकड़े को खुले एवं आर्द्र वायु में छोड़ने पर उसके सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है। उस भूरे रंग की परत को हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग। इस प्रक्रिया को रेस्टिंग जंगनीकरण कर सकते कहलाती है। आगे कहता है जंग लगना या धातुओं का संक्षारण किसे कहते हैं? तो कहता है किसी लोहे में जंग लगने को धातु का संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया में लोहा या धातुएं के कण धीरे धीरे टूटकर गिरने लगते हैं एवं धातु को नष्ट कर देते हैं। धातु को संक्षारण के रोकने के उपाय को लिखिए। दोनों में पूछ सकता है। तो धातु को जंग लगने और नष्ट होने से बचाने के लिए प्रमुख उपयोग उपाय निम्नलिखित है। धातु की सतह पर ग्रीज या वर्निश का लेप चढ़ाकर उस पर पेंट करके, धातु को हम क्या कर सकते हैं ना, उस पर ग्रीस लगा करके, चिकनाहट लगा करके, स्नेहक लगा करके उसको हम जंग से बचा सकते हैं। धातुओं को आर्द्र वायु से हटाकर हम खुली वायु उसको खुली वायु में से हटा दे करके भी रख सकते हैं, तो जंग नहीं लग सकती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं हम लोग को कि धातुओं पर पेंट द्वारा रंगहित जास्तीकरण, धातुओं पर पेंट द्वारा रंगहित जास्तीकरण विद्युत लेपन कर, माने उसमें हम विद्युत लेपन विद्युत धारा का लेप चढ़ा करके, माने उसमें पेंट कर करके धातुओं के मिश्र धातु में परिवर्तित कर करके भी हम जंग को बचा सकते हैं। आगे देखिए जास्तीकरण भी पूछ सकता है 2 मार्क्स में। कहता है किसी धातु को पिघले हुए जास्ता में डुबाकर उस पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को जास्तीकरण कहा जाता है। उस पर लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन किसे कहते हैं? कहता है किसी धातु पर विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा किसी अन्य धातु के लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। क्रोम लेपन किसे कहते हैं? कहता है किसी धातु का संक्षारण रोकने के लिए उसकी सतह पर टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा इत्यादि की परत चढ़ाने को क्रोम लेपन कहा जाता है। आगे मिश्र धातु क्या है, इसके गुण एवं उपयोग को लिखें। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। कहता है एक ऐसा पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातुओं के मिश्रण से बने होते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, ब्रॉन्ज, स्टील, ये सब मिश्र धातु है। मिश्र धातु के गुण क्या है? मिश्र धातु में पाए जाने प्रमुख गुण निम्नलिखित है। ये काफी कठोर होते हैं, इसकी तन्यता एवं आघातवर्धनीयता कम होती है, इसका द्रव्यंक एवं विद्युत चालकता कम होती है, ये जंग अवरोधक होते हैं, इसमें जंग नहीं लगते हैं। मिश्र धातु के उपाय क्या है? कहता है हमारे दैनिक जीवन में मिश्र धातु के अनेकों उपयोग देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। मिश्र पीतल यानी कॉपर 80%, जिंक 20% का इस्तेमाल अनेक प्रकार के बर्तन, नालियां एवं कारतूस बनाने में किया जाता है। यानी पूछता जाता है कि पीतल किसके किसके मिश्रण है, तो तांबा और जिंक को, जेकरा में तांबा 80% और जिंक 20% रहती है। ब्रांज किसका मिश्रण है, तो कॉपर और टीन को कौन मिश्रण है? ब्रांज, जेकरा में कॉपर 90% और टीन 10%। नामक धातु का उपयोग सिक्के, मूर्तियां, जहाज, मशीन इत्यादि के पार्ट पुर्जों बनाने में किया जाता है। आगे देखिए मिश्र धातु को बारे में पढ़ते हैं। सोल्डर नामक मिश्र धातु क्या है? कहता है इसमें टीन 50% और सीसा 50% का उपयोग धातुओं एवं विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। स्टील मिश्र धातु निकेल 50%, क्रोमियम 50%। इसका उपयोग अनेक प्रकार के घरेलू सामान जैसे बर्तन, कुर्सी, ग्रिल इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। चलिए ड्यूरालेमिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरालेमिन 95% एल्युमिनियम, 3% कॉपर, मैग्नीज 1%, मैग्नीशियम 0.5 और सिलिकॉन भी 0.5 का इस्तेमाल वायु मात्रा के धाड़े, रसोई घर, वायुयान में लिखा जाता है। रसोई घर के सामान, वाहनों एवं मशीनों के पार्ट पुर्जों इत्यादि में क्या निर्माण किया जाता है। आगे एनोडीकरण किसे कहते हैं? कहता है एल्युमिनियम को खुली वायु में छोड़ने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपनी सतह पर ऑक्साइड की परत का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। इससे एल्युमिनियम धातु का क्या होता है? संक्षारण रुक सकता है। किसको? एल्युमिनियम को। प्रकृति में धातु कितने अर्थव्यवस्था में पाई जाती है? तो प्रकृति में धातु प्राय 2 रूप में पाई जाती है, एक मुक्तावस्था, दूसरा संयुक्तावस्था। मुक्तावस्था संयुक्तावस्था क्या है? चलिए देखते हैं। मुक्तावस्था
कहता है मुक्त अवस्था क्या है, तो कहता है वैसी धातुएं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है तथा जिस पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे मुक्त अवस्था कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले का नाम लिखे, तो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था वैसी धातुएं जो प्रकृति में मिश्रित रूप में पाई जाती है तथा जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प से आसानी से अभिक्रिया करते हैं, उसे संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे लोहा, कैल्शियम, तांबा, जिंक, सोडियम, ये सब संयुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसमें जंग लगती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो कहता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जो अत्यंत मुलायम एवं कमजोर होता है। ये आभूषण या गहने बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। कौन? 24 कैरेट वाला सोना। इसलिए 22 भाग, इसके 22 भाग में 2 भाग सिल्वर और कॉपर मिश्रित कर 22 कैरेट का सोना बनाया जाता है, जो आभूषण बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, मेरा यहां तक ही था। जिस टॉपिक का नाम था, जिस चैप्टर का नाम था धातु और अधातु के बारे में हम लोग आज प्रश्न देखें। इसके बाद वीडियो का लास्ट 2 नंबर का वीडियो था, आप इसे लाइक करिए, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हम इस पे ऑब्जेक्टिव सेक्शन का अलग वीडियो बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव का थ्योरी का किस प्रकार से होती है उसको वीडियो बनाए हैं, फिर 2 नंबर का बनाए हैं, फिर एगो 5 नंबर वाली बनाएंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा, आपको हम गारंटी देते हैं कि फुल में फुल मार्क्स देगी। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को, आप इसे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद।